हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एडवोकेट अब्दुल रहमान लाइफ चेंजर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने जा रही है। आज की वीडियो में लेकर आया हूं एक बहुत स्पेशल टॉपिक पर, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट्स हैं या फिर स्टूडेंट्स के पेरेंट हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जानें कि आज की वीडियो में क्या है आपके लिए खास। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसकी बहुत लंबे समय से चर्चा भी हो रही थी और जरूरत भी महसूस हो रही थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर, मतलब एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर। 1968 और 1986 के बाद ये इंडिया की थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। मतलब 34 साल बाद हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलने का सोचा है, या यूं कहें बदलने जा रहे हैं। बहुत लंबे समय से, लगभग आजादी के बाद से ही देखा जाए तो बहुत ज्यादा बदलाव हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं आए। हम एक जैसे सिस्टम को जब से लेकर के अपने सर पर ढो रहे हैं। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2020 की इस एजुकेशन पॉलिसी से हम कुछ नई चीजें लेकर के आएंगे। हम अपनी जनरेशन को एक नया भारत देंगे, हम अपनी जनरेशन को एक नया एजुकेशन सिस्टम देंगे। तो जब बात कर रहे हैं बदलाव की, तो क्या क्या बदलाव हो रहे हैं ये देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी तो ये था कि जो हम पिछले लगभग कई सालों से, कई दशकों से बल्कि अगर मैं कहूं कि हम एक ही जैसे एजुकेशन सिस्टम को, रट्टा वाले कॉन्सेप्ट को हम झेल रहे थे और स्किल्स की बात कोई नहीं कर रहा था। अब शायद उससे कुछ छुटकारा मिल जाए, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि इसमें क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हमको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जानेंगे कि एजुकेशन पॉलिसी बनाने में क्या क्या कमियां अभी भी मुझे महसूस हो रही है खास तौर पर। फिर मैं जानूंगा आपकी राय उस पर क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बेनिफिट्स और इसके बदलाव की। तो सबसे पहला बदलाव जो देखने को मिलेगा, वो जो 10+2 वाला हमारा कॉन्सेप्ट था, वो खत्म होने जा रहा है। अब क्या कॉन्सेप्ट रहेगा? अब रहेगा 5+3+3+4। मतलब आपको ये समझ लीजिए कि जो 5th क्लास है, फिर उसके बाद 8th क्लास, फिर 11th क्लास तक इस तरह से रहेगा। और उसके बाद आपका 12th से ही समझ लीजिए कि ग्रेजुएशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट जो 10+2 वाला बहुत लंबे समय से चला आ रहा था, वो सबसे बड़ा ये है कि वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी जो एक बहुत बड़ा बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, जिसको कि इंडिया के दूर दराज के इलाकों में एक बहुत बड़े चेंज के तौर पर देखा जाएगा, वो है लैंग्वेज बैरियर। 5th क्लास तक आपको आपकी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ने का मौका मिलेगा। इंग्लिश हिंदी का कंपलसरी बैरियर खत्म हो जाएगा कि आपको इंग्लिश पढ़नी है या हिंदी पढ़नी है। इससे सबसे बड़ा फायदा होगा ट्राइबल एरियाज को, जिसमें बहुत सारे लोग इसी वजह से एजुकेशन स्टार्ट नहीं कर पाते थे कि उनकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम रहती। तो 5th क्लास तक आपको यह आजादी रहेगी कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और पर्सनली मुझे भी लगता था कि वो आना ही चाहिए, वो क्या है? वो है आर्ट, कॉमर्स, साइंस। ये बहुत हद तक खत्म करने की कोशिश की गई है, इसके बैरियर को तोड़ने की कोशिश की गई है। ये कैसे होगा कि मतलब एक अगर स्टूडेंट केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता है और उसकी आर्ट भी बहुत अच्छी है, तो वो दोनों सब्जेक्ट ले सकता है, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकता है, अपने पैशन के साथ जा सकता है। हो सकता है एक साइंस पढ़ने वाला बच्चा कोई फोटोग्राफर बनना चाहता हो सकता है एक डॉक्टर को म्यूजिक में इंटरेस्ट हो। लेकिन क्या होता था, हमारा एजुकेशन सिस्टम उसको म्यूजिक सब्जेक्ट लेना अलाउ नहीं करता था। तो अब ये देखा जा रहा है और ऐसा इस ड्राफ्ट में मेंशन भी किया गया है कि एक, चाहे वो बच्चा साइंस ले चाहे कॉमर्स ले, तो वो कहीं अपने एक सब्जेक्ट को एक माइनर सब्जेक्ट के तौर पर अपने किसी भी चॉइस को चुन सकता है और अपने पैशन को फॉलो कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव एजुकेशन सिस्टम में आने जा रहा है। उसके बाद अगला और एक बड़ा चेंज जो हमें देखने को मिलेगा, वो है मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री सिस्टम। मतलब कि अगर एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को शुरू कर देता है और किसी वजह से उसको अपनी स्टडी, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हो या कुछ फैमिली या कुछ ऐसा पर्सनल, कई बार हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से एजुकेशन छूट जाती है, बीच में स्टडी स्टूडेंट को छोड़नी पड़ जाती थी। तो कई बार ऐसा होता था, फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट ने बीए में या बीकॉम में एडमिशन लिया या बीबीए में एडमिशन लिया
और कुछ सालों के लिए उसकी स्टडी छूट गई। तो क्या होता था कि स्टूडेंट अभी तक वहीं से कंटिन्यू नहीं कर पाता था। अब मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम से ये हो जाएगा कि अगर आपने 1 या 2 साल बाद अपनी स्टडी को ड्रॉप कर दिया है किसी भी वजह से, उसके बाद अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहें कुछ सालों बाद, तो आपको कंटिन्यू वहीं से होगा जहां से आपने छोड़ा था। और इसके लिए एक बहुत अच्छा जो सिस्टम लेकर आए हैं, वो सिस्टम लेकर आए हैं कि अगर आपने 1 साल की स्टडी कंप्लीट की है, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन में 1 साल हो गया है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 2 साल कर लेते हैं तो आपको मिलेगा डिप्लोमा। अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे 4 साल, तो आपको डिग्री मिल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज उन लोगों के लिए जो इस डर से शायद स्टडी नहीं शुरू कर पाते कि भाई बीच में स्टडी ना छूट जाए, कुछ प्रॉब्लम फाइनेंशियल रहती है, कुछ डोमेस्टिक घर की प्रॉब्लम रहती है, ये सब चीजें चलती रहती है इंसान के साथ। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस डर में अपने आफ्टर 12th स्टडी नहीं कर पाते थे कि उनकी स्टडी बीच में छूट जाएगी। इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा हिंदुस्तान के बच्चों को और एक बहुत बड़ा बदलाव इससे आएगा। और इसके बाद एक जो सबसे बड़ा बदलाव जिससे मैं बहुत ज्यादा पर्सनली मतलब एक खुश भी हूं और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि वो हो, मैंने शुरू में भी बात की रिपोर्ट्स कार्ड की। रिपोर्ट्स कार्ड का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा पूरा। रिपोर्ट्स कार्ड पे सिर्फ मार्क्स आपके मेंशन नहीं होंगे, आपकी स्किल्स को भी देखा जाएगा, आपके फिर मैं वही कहूंगा पैशन को भी देखा जाएगा। ये सब चीजें देखी जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग जिससे आपका कंपैरिजन कि भाई आपके अंकल के कितने मार्क्स आए थे या आपके अंकल के बेटे के कितने मार्क्स आए हैं, ये सब चीजें आपके माइंड से बिल्कुल हटाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी शुरुआत की है। उसके बाद आता है जो कि अभी तक लगभग ये समझ लीजिए कि बाहर के देशों में बहुत लंबे समय से चला रहा था और इसीलिए देखा जाता है कि बाहर का स्टूडेंट मतलब हमारे देश से बाहर का, इंग्लैंड का, जापान का, अमेरिका का एक स्टूडेंट इंडिया के स्टूडेंट के मुकाबले, मतलब मैं आपको बात करूं कि जो कम क्लास वाला, बाकी तो अगर देखा जाए तो इंडिया के इंजीनियर टॉप में माने जाते हैं कि दुनिया के बेस्ट इंजीनियर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा खराब था, ऐसा भी नहीं है। तो हमारे यहाँ जो मतलब कमी थी वो थी प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन में, क्योंकि जैसे इंडिया के मैंने आपको भी बताया, इंडिया के इंजीनियर तो दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स माने जाते हैं। ये यूएस के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी कहा था कि अगर अमेरिका डरता है तो वो डरता है इंडिया के इंजीनियर से, खास तौर पे बेंगलोर के इंजीनियर से। तो हमारी जो कमी थी वो थी मतलब प्राइमरी लेवल पर कमी थी। तो उसको सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने इस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़े बदलाव के साथ 6th क्लास से ही वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट करने का प्लान बनाया है। मतलब 6th क्लास से ही आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जिस प्रोफेशन में जाना है, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ज्यादा हायर स्टडी नहीं करना चाहते हैं, आप एक कारपेंटर बनना चाहते हैं या फिर आप कोई एक ऐसा मैकेनिक बनना चाहते हैं, तो आपको वहीं से आपको उस तरह की वोकेशनल प्रोग्राम के तहत आपको उसी तरह की ट्रेनिंग्स आपको दी जाएंगी और इसमें आपके मतलब वहीं से इंटर्नशिप वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। वो बैकलेस इंटर्नशिप रहेगी, वो उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हाई स्टडी के लिए नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ का कोई कारपेंटर है या हमारे यहाँ का कोई गार्डनर है या हमारे यहाँ का कोई स्कूटर मोटरसाइकिल मैकेनिक है, वो बेचारा ना तो स्टडी ढंग से कर पाता है और ना अपनी ट्रेनिंग कर पाता है, बस लोगों को देख कर कि वो पेचकस से और हथौड़े से ये सब काम कर रहा होता है। तो अब क्या होगा, अब इस प्रोग्राम के तहत वो एक वेल ट्रेंड या कहेंगे वेल एजुकेटेड भी एक मैकेनिक बन पाएगा, एक कारपेंटर बन पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। और एक जब हम बात कर रहे हैं 2020 में, जहां एक और पूरी दुनिया कोविड-19 के चलते घर पर बैठी हुई है और आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है तो अपनी क्लासेस को चलाने में प्रॉब्लम आ रही है। मतलब हम कैसे अपने बच्चों को एजुकेट करें, घर बैठे कैसे उनको पढ़ाएं, ये सब सोचने में हमें 2 से 3 महीने गुजर गए थे। उसके बाद हमने शुरू की थी ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट से मैं मिलता हूं या बहुत सारे पेरेंट्स से मिलता हूं तो उनकी यही प्रॉब्लम रहती है कि बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एकदम से बदलाव की तरफ हम गए हैं। 1-2 महीने में एकदम से हम एक क्लास के एटमॉस्फेयर को छोड़ करके घर पर बैठकर मोबाइल से पढ़ रहे हैं। तो अब भारत सरकार ने जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई है उसमें डिजिटलाइजेशन पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। डिजिटलाइजेशन के बिना आज की डेट में कोई भी पॉलिसी बनना बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है।
तो डिजिटलाइजेशन पे जोर दिया गया है, उसमें ई क्लासेस, ई लर्निंग और ये सब चीजें आपकी मतलब उसकी तरफ ही देखा गया है, जिससे कि आने वाले समय में आपको हो सकता है घर बैठे ही इसी तरह से, हो सकता है स्कूल्स में इसी तरह से आपको डिजिटलाइज, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर आपको फॉर एग्जांपल अमेरिका में रहने वाले किसी टीचर से पढ़ना है तो वो अमेरिका से लाखों रुपए खर्च करके अगर आपके स्कूल में एज अ गेस्ट टीचर आएगा तो प्रॉब्लम की बात होगी। अब जब सभी स्कूल डिजिटलाइज कर दिए जाएंगे तो प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाई होगी, तो एक अमेरिका में या फिर अगर आप जो है दिल्ली में रहते हैं और बेंगलोर में कोई अच्छा टीचर है केमिस्ट्री का और आपका स्कूल उसको हायर करना चाहता है लेकिन वो अपना शहर भी नहीं छोड़ना चाहता टीचर, तो क्या होगा कि ई लर्निंग के थ्रू इस तरह की एप्स डेवलप करी जा रही हैं कि उनके थ्रू आप उस क्लास में बेंगलोर के टीचर से दिल्ली में बैठ करके पढ़ सकते हैं। तो इस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और अब पढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, वो है कि जैसे कि बहुत सारा अगर आपको स्कूल, अक्सर स्कूल के जो ऑनर्स हैं या फिर यूनिवर्सिटीज के जो वो रहते हैं ट्रस्टी वगैरह रहते हैं, उनका कहना होता है कि भाई आपको बहुत सारी परमिशन कॉलेज खोलने के लिए, स्कूल खोलने के लिए, यूनिवर्सिटीज खोलने के लिए लेनी पड़ती है। कहीं यूजीसी के पास जाओ, कभी आप इसके पास जाओ। तो इन सबको खत्म करके इंडिया ने एक काउंटर बनाने का सोचा है, उसका नाम रहेगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। यही आपके पूरे एजुकेशन सिस्टम को गवर्न करेगा। सब यूनिवर्सिटीज, सब कॉलेजेस इसी के अंदर में आएंगे। तो अलग अलग काउंटर्स पर जाकर के आपको अलग अलग डोर्स पर जाकर के अपने काम नहीं कराने पड़ेंगे। और अगला और लास्ट पॉइंट जो इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन ये है कि हम घर घर तक एजुकेशन को लेकर जाएंगे। देश का कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा, साक्षरता दर में बढ़ोतरी आएगी, कोई भी अशिक्षित नहीं रहेगा। तो यही एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन है। इसी उम्मीद के साथ मैं इन बेनिफिट्स को यहीं खत्म करते हुए अब आपको बताता हूं कि क्या क्या कमियां इसमें रह गई हैं और क्या क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देखने में आएगी वो आएगी एग्जीक्यूशन की, कि हम इस प्रोग्राम को पूरे इंडिया में किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे हम इस पर लोगों को या फिर स्कूल्स को या फिर कॉलेजेस को एकदम से कैसे बदलाव की तरफ ले जाएंगे, जहां एक और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा कमी है। दूसरी तरफ देखा जाता है कि हमारे यहाँ स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स की बहुत ज्यादा कमी है। कहीं कहीं स्कूल्स में देखा गया है, रोज अखबारों में आता है, टीवी पर आता है कि बहुत सारे स्कूल्स लगभग 50% तक टीचर्स की कमी से जूझ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा कमी है, हमारे पास लैब्स अवेलेबल नहीं है, हमारे पास उस तरह के कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं है। हमारे जो सबसे बड़ी बात है जो कि इसमें भी प्लान भी किया गया है कि हम अपने एजुकेशन बजट को बढ़ाएंगे। अभी तक बजट कम होने की वजह से हम बहुत ज्यादा, आप ही समझ लीजिए कि बहुत सारे स्कूल में मैंने देखा है कि वो कंप्यूटर्स चला रहे हैं जो अब से लगभग 10 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं, मतलब आउटडेटेड कंप्यूटर्स हमारी लैब्स में रखे हुए हैं। तो इन सबको बदलना पड़ेगा, बहुत खर्चा आने वाला है। मतलब सरकार के ऊपर एजुकेशन सिस्टम बदलने के लिए बहुत ज्यादा बर्डन आएगा। तो यही देखने वाली बात होगी कि वो कैसे इस बर्डन से निकलते हैं और कैसे इन सब चीजों को अप्लाई करते हैं। और जो सबसे बड़ी कमी मुझे इसमें लग रही है पर्सनली, हो सकता है शायद ये ना हो, वो ऐसा लग रहा है इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत कि एजुकेशन सिस्टम को एक निजीकरण की तरफ ले जाया जा रहा है। निजीकरण की तरफ ले जाने का मतलब रहेगा कि एजुकेशन महंगी हो जाएगी। सरकार एक और कह तो रही है कि हम फीस पर कंट्रोल करेंगे, लेकिन अगर आप चीजों को प्राइवेट करेंगे, निजीकरण की तरफ ले जाएंगे, कंपनीज अपने बेनिफिट्स सोचेंगी, अपने प्रॉफिट की तरफ सोचेंगी, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट इस एजुकेशन पॉलिसी का हो सकता है। मेरी इस वीडियो के माध्यम से सरकार और सरकार से जुड़े लोगों से यह अपील है कि इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दें। तो दोस्तों, ये थी एजुकेशन पॉलिसी 2020 से जुड़ी कुछ अपडेट्स। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी नई वीडियोस और अपडेट के लिए लाइफ चेंजर की टीम हमेशा लाती रहेगी आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियोस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।